हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यश फाउंडेशन। आज हम गुप्तोत्तर काल का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम थानेश्वर वंश के वर्धन वंश जिसमें हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गुप्तोत्तर काल यानी कि गुप्त वंश के समाप्ति के बाद जो भारत की राजनीति का स्वरूप था वह क्षेत्रीय और विकेंद्रीकरण की राजनीति पर आधारित था, जिसमें कुछ मुख्य वंश उदय हुए थे। उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मुख्य है उत्तर में थानेश्वर का वर्धन वंश, दक्षिण में चालुक्य व पल्लव वंश के बारे में हम जानेंगे। इस लेसन में ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हम हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम चालुक्य और पल्लव के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो अपडेट मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन वंश की जो थे, इसके मुख्य शासक का नाम था हर्षवर्धन, जो कि अपने भाई प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राजा बने थे। ठीक है। और इन्हीं के शासन काल में वेनसोंग, चीनी यात्री वेनसोंग का आगमन हुआ था। अब हम ये जानेंगे कि हर्षवर्धन के बारे में किससे जाना जा सकता है। तो बाणभट्ट एक कवि हैं, संस्कृत कवि, जिन्होंने एक हर्षचरित लिखा था। इससे हम इनके बारे में जान सकते हैं। वेनसांग जो आए थे चीनी यात्री, इनसे हम इनकी यात्रा के विवरण, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि हर्षवर्धन के काल में कौन चीनी यात्री आया था, तो नाम दे देंगे फाहियान, वेनसांग, तो आपको चूज़ करना होगा वेनसांग। ठीक है। मधुबन का जो ताम्रपत्र है और भिट्टोरा अभिलेख आयुषी मंजूश्री मूलकल। आप मुझे कमेंट में बताइएगा ये मधुबन किधर है। ठीक है। अगला है वासखेरा नालंदा सोनीपत अभिलेख। मैं आपको बता दूं मधुबन बिहार से रिलेटेड है। अगला है हर्ष का शासन। तो हर्षवर्धन थे, ये राज्यवर्धन अपने इनके बड़े भाई थे, उनकी डेथ हो जाती है अचानक से। तो इनके एक सैनिक थे सेनापति, वो शूरसेन नाम था शायद उनका। तो हर्षवर्धन उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप राजा बनिए। ठीक है। और इन्होंने अपने शासनकाल में, इनकी एक सिस्टर थी राजश्री, इन्होंने बौद्ध भिक्षु दिवाकर की सहायता से, जो कि इनके मित्र थे ये बौद्ध भिक्षु, इन्हें सती होने से बचाया था। और आगे चल के इसी काल में, गुप्तोत्तर काल में, मौखरी वंश भी था जो इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। ये जो हर्षवर्धन थे, ये बाय नेचर बहुत ही, आपने इनकी स्टोरियाँ पढ़ी होंगी, बाय नेचर बहुत अच्छे इंसान थे। अब 606 से 612 के मध्य हर्षवर्धन जो थे, इन्होंने पूर्व पश्चिम का अभियान करते हैं, कई राज्यों को जीतते हैं, और ये नर्मदा नदी के दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। किंतु और इनकी हर्षवर्धन और चालुक्यों के राजा पुलकेशिन द्वितीय से इनका युद्ध भी होता है। किंतु ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का है, कि इसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजय होती है और हर्षवर्धन का दक्षिण में विजय का सपना टूट जाता है। हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म को मानते थे, किंतु ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर ये महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। महायान, मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के अध्ययन के समय, जिन्होंने वो चैप्टर नहीं पढ़े हो जाके पढ़ ले, कि हीनयान और महायान में दो धर्म डिवाइड हो जाता है बौद्ध धर्म, जिसमें महायान में महात्मा बुद्ध को एक देवता की तरह पूजते हैं, ये उसी के अनुयायी हो जाते थे। और आपको ध्यान, अपने शासनकाल में हर्ष ने 2 सभाएं की थी। एक थी कन्नौज सभा, जिसमें इन्होंने महात्मा बुद्ध की एक सोने की प्रतिमा बनवाई थी। साथ ही ये प्रयाग सभा करते थे हर 5वें वर्ष, और एक सभा का आयोजन करते थे, जिस सभा का नाम क्या होता था, महामोच परिषद। और इस सभा में बुद्ध की तो पूजा की जाती थी, साथ ही ये शिव की भी पूजा करते थे और सूर्य की भी उपासना की जाती थी। हर्षवर्धन के दरबार में अनेक कवि हुए थे, जिनमें मुख्य हैं बाणभट्ट और मयूर। और इनकी बाणभट्ट की आप रचनाएं जानते हैं, एग्जाम में भी आता है, कादम्बरी है, हर्षचरित है, पूर्व पीठिका है, चंडी शतक है इत्यादि। और मयूर में सूर्य शतक, मातंग, दिवाकर, जयसेन, हरिदत्त, इन कवियों से भी जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में किसके शासन की स्थापना होती है, तो एग्जाम में आ सकता है, तो प्रतिहार वंश की स्थापना होती है। इस चैप्टर में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए।
थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।